क्या होगा अगर हम ये मान लें कि जो टीचिंग है, मतलब ज्ञान को एक इंसान के दिमाग से निकालकर किसी दूसरे इंसान के दिमाग में सीधे उंडेलने की कोशिश, वो बायोलॉजिकल रूप से ही नामुमकिन है। ये सोचने वाली बात है। सदियों से हमारी शिक्षा व्यवस्था इसी एक तरफा धारणा पर चल रही है ना। हाँ, कि अगर कोई सामने खड़ा होकर ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिख दे और बस लगातार बोलता रहे तो सुनने वाले के दिमाग में ज्ञान अपने आप बैठ जाएगा। बिल्कुल। और देखो, ये एक बहुत ही बुनियादी खामी है जिसे हम इग्नोर करते आए हैं। हाँ, लेकिन अब विज्ञान कुछ और ही कहानी कह रहा है। सही कहा। हमारी पूरी शिक्षा प्रणाली एक तरह से सूचना के प्रसारण पर टिकी है, यानी इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग पर, ज्ञान के निर्माण पर नहीं। हम ये मान लेते हैं कि छात्र का दिमाग एक खाली बर्तन है जिसे बस भरना है। लेकिन न्यूरोसाइंस स्पष्ट करता है कि कोई भी दिमाग जानकारी को तब तक असल ज्ञान में नहीं बदल सकता जब तक वो खुद उस जानकारी के साथ शारीरिक और मानसिक स्तर पर संघर्ष न करे। मतलब ज्ञान हमेशा अंदर से बाहर की ओर विकसित होता है। हाँ, बाहर से अंदर की ओर कभी नहीं। तो इसी विरोधाभास को सुलझाने के लिए आज के हमारे इस गहरे अध्ययन का विषय चुना गया है। बिल्कुल। आज हमारे पास एक बेहद क्रांतिकारी स्रोत है, शिव नारायण द्वारा लिखित एक शोध लेख। इसका शीर्षक है मिनिएचर स्कूल्स, स्ट्रक्चरल एवोल्यूशन ऑफ ब्रेन बेस्ड लर्निंग। ये सच में एक बहुत ही अलग नजरिया पेश करता है। हाँ, और हमारा मिशन आज ये डिकोड करना है कि कैसे सोटिम फ्रेमवर्क और मोटर कॉग्निटिव आर्किटेक्चर एक क्लासरूम को पूरी तरह बदल सकते हैं। मतलब कैसे बच्चे बिना किसी टीचर के लेक्चर के खुद छोटे शिक्षकों के रूप में एक दूसरे को पढ़ाकर अपने दिमाग की न्यूरल सर्किटरी को रीवायर कर सकते हैं। बिल्कुल, ये बहुत ही दिलचस्प प्रक्रिया है। ठीक है, आइए इसको डिटेल में समझते हैं। ये सफर सच में न्यूरोलॉजी और क्लासरूम डिजाइन का एक ऐसा संगम है जो हमारी पारंपरिक सोच को जड़ से हिला देता है। एकदम सही। इस स्रोत में सिर्फ शिक्षा की बात नहीं है, बल्कि सीखने के बायोलॉजिकल मैकेनिज्म की बात है। तो शुरुआत करते हैं उस शब्द से जो इस पूरे शोध की नींव है, लर्नोग्राफी। स्रोत ने इसे समझाने के लिए ना कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम्स का एक बड़ा ही दिलचस्प उदाहरण दिया है। इसमें पारंपरिक टीचिंग सिस्टम को क्लासरूम ऑपरेटिंग सिस्टम का MS-DOS कहा गया है। हाँ, MS-DOS। और वहीं लर्नोग्राफी को किताब से सीधे दिमाग तक ज्ञान ट्रांसफर करने वाला विंडोज सिस्टम बताया गया है। सही बात है। अब MS-DOS तो एक ब्लैक एंड व्हाइट कमांड लाइन इंटरफेस था जो बहुत धीमा और सीमित था। लेकिन क्या टीचिंग की तुलना MS-DOS से करना थोड़ा ज्यादा कठोर नहीं है? मैं बस सोच रहा था। देखो, अगर हम तकनीकी नजरिया अपनाएं तो ये तुलना बहुत सटीक बैठती है। अच्छा, वो कैसे? होता क्या है ना, MS-DOS में मशीन को कोई भी काम करने के लिए बाहरी कमांड का इंतजार करना पड़ता था। जब तक सही कमांड टाइप ना हो, सिस्टम कोई प्रतिक्रिया नहीं देता था। बात तो सही है। पारंपरिक क्लासरूम ठीक ऐसे ही काम करते हैं। जब तक टीचर कोई निर्देश या लेक्चर नहीं देता, तब तक छात्र के सीखने की प्रक्रिया रुकी रहती है। अरे वाह, ये तो मैंने सोचा नहीं था। हाँ, ये एक धीमी, एक तरफा और अक्सर क्रैश हो जाने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि इंसानी ध्यान लगातार लेक्चर सुनने के लिए नहीं बना है। बिल्कुल, बोरियत हो ही जाती है। इसके विपरीत लर्नोग्राफी सीखने के विज्ञान पर केंद्रित है। विंडोज सिस्टम की तरह ये काफी इंटरैक्टिव है। यहाँ सिस्टम खुद यूजर के एक्शंस पर प्रतिक्रिया देता है। छात्र लेक्चर का इंतजार नहीं करता, वो सीधे किताब से इंटरैक्ट करके ज्ञान को अपने दिमाग में प्रोसेस करता है। मतलब स्रोत के मुताबिक इस विंडोज जैसी लर्नोग्राफी में छात्र केवल जानकारी पढ़ते नहीं हैं, बल्कि वे ब्रेन पेज बनाते हैं। हाँ, ब्रेन पेज। अब पहली नजर में कोई भी इसे सुनकर सोचेगा कि ये सिर्फ एक फैंसी शब्द है जो नोट्स बनाने या रट्टा मारने के लिए इस्तेमाल किया गया है। लेकिन लेख इसे मोटर एक्शन और उंगलियों की मैपिंग से जोड़ता है। मैं ये समझना चाहता हूँ कि ये ब्रेन पेज आखिर किस तरह की न्यूरोलॉजिकल प्रक्रिया है। ब्रेन पेज को महज नोट्स बनाना समझना इस पूरी अवधारणा को कमतर आंकना होगा। अच्छा, ये एक न्यूरोलॉजिकल ब्लूप्रिंट बनाने की प्रक्रिया है। देखो, जब कोई छात्र किसी विषय को सिर्फ सुनता है तो जानकारी दिमाग के ऑडिटरी कॉर्टेक्स से होकर गुजरती है और अक्सर वो वर्किंग मेमोरी से बहुत जल्दी गायब भी हो जाती है। हाँ, बहुत जल्दी भूल जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब वही छात्र किसी विषय को खुद पढ़ता है, उसके छोटे हिस्से करता है और फिर अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करके पेंसिल के जरिए कागज पर उसे उतारता है, तो वो मोटर कॉग्निटिव इंटीग्रेशन कर रहा होता है। मोटर कॉग्निटिव इंटीग्रेशन मतलब शरीर की हरकत और दिमाग की सोच का एक साथ जुड़ना। बिल्कुल। जब उंगलियां हरकत करती हैं तो शरीर के स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए सिग्नल्स दिमाग के बेसल गैंग्लिया और सेरेबेलम तक पहुंचते हैं। बेसल गैंग्लिया। हाँ,
ये हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो आदतों और रूटीन को पक्का करता है। सही बात है। और सेरेबेलम ना सिर्फ शरीर का संतुलन बनाता है, बल्कि ये सीखने की प्रक्रिया में कॉग्निटिव टाइमिंग मतलब संज्ञानात्मक तालमेल भी तय करता है। तो जब बच्चा पेंसिल से ब्रेन पेज बना रहा होता है तो वो सिर्फ स्याही से पन्ने नहीं भर रहा है। नहीं, वो अपने दिमाग की नसों न्यूरल पाथवेज को फिजिकली जोड़ रहा है। वो विषय को अपने मोटर सर्किटरी का हिस्सा बना रहा है, जिसे भूलना लगभग नामुमकिन होता है। अरे वाह, ये तो ऐसा है जैसे हम दिमाग को कोई बात समझाने के बजाय मांसपेशियों की याददाश्त के जरिए उसे दिमाग के हार्डवेयर में ही वेल्ड कर रहे हैं। एकदम सही। लेकिन इस पूरे सिस्टम में टीचर की भूमिका सिर्फ एक टास्क मॉडरेटर की रह जाती है, जो केवल मुश्किलें दूर करता है, लेक्चर नहीं देता। हाँ, मॉडरेटर की तरह। लेकिन यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। आधुनिक शिक्षा व्यवस्था लगातार क्लास का आकार छोटा करने पर जोर देती है। हर स्कूल का दावा होता है कि एक क्लास में सिर्फ 15 या 20 बच्चे होने चाहिए ताकि टीचर सब पर ध्यान दे सके। बिल्कुल ऐसा ही होता है। लेकिन ये टैक्सशिला मॉडल जानबूझकर 50 छात्रों का एक मिनिएचर स्कूल इकोसिस्टम बनाता है। क्या 50 किशोरों को बिना टीचर के लेक्चर के एक कमरे में छोड़ देना और उन्हें खुद सीखने का जिम्मा देना अराजकता को न्योता देना नहीं है? यहाँ सबसे हैरत अंगेज बात यह है, हाँ, अराजकता बिल्कुल नहीं फैलती। और इसका सीधा संबंध इस 50 के गणित और इसके सख्त आर्किटेक्चर से है। अच्छा, कैसे? देखो, छोटे क्लासरूम का विचार इसलिए लोकप्रिय है क्योंकि वहां सिस्टम टीचर पर निर्भर है। अगर 15 बच्चे हैं तो टीचर हर एक को माइक्रो मैनेज कर सकता है। सही बात है। लेकिन जब उद्देश्य ये हो कि बच्चे खुद सिस्टम चलाएं, तो 15 बच्चों में वो डायनामिक्स पैदा ही नहीं हो सकते जो एक स्वशासित इकोसिस्टम को चाहिए। तो ये 50 का नंबर काम कैसे करता है? 50 छात्रों के इस क्लासरूम को 7 मिनिएचर स्कूलों में, मतलब छोटे समूहों में बांटा जाता है। ठीक है। हर समूह में 7 छात्र होते हैं। 7 गुना 7 हुए 49 छात्र, और जो 50वां व्यक्ति है वो फेज सुपीरियर होता है। फेज सुपीरियर, ये कौन है? ये 50वां छात्र कोई साधारण मॉनिटर नहीं है। वो इस क्लासरूम का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑपरेटर, यानी एक तरह से सीईओ है, जिसे प्रिंसिपल द्वारा नियुक्त किया जाता है। अरे वाह। ये एक हाई परफॉर्मिंग छात्र होता है जिसे लीडरशिप और ब्रेन पेज मॉड्यूलेशन की विशेष ट्रेनिंग मिली होती है। अब यहाँ मुद्दा सच में बहुत दिलचस्प हो जाता है। ये ढांचा तो किसी सिलिकॉन वैली स्टार्टअप या किसी बड़े कॉर्पोरेट बोर्डरूम जैसा लग रहा है। हाँ बिल्कुल। एक सीईओ है और 7 अलग-अलग विभाग हैं। ये तुलना 100% सही है, क्योंकि इस क्लासरूम में बाकायदा एक कोर टीम काम करती है। अच्छा। इसमें फेज सुपीरियर होता है, एक सिस्टम मॉड्यूलेटर होता है जो सीटीओ की तरह तकनीकी प्रणाली देखता है, और एक क्लास ऑपरेटर होता है जो सीओओ की तरह रोजमर्रा का संचालन देखता है। तो अराजकता क्यों नहीं फैलती? इसका राज है लिखित संविधान। इस क्लासरूम में कोई भी आदेश हवा में या बोलकर नहीं दिया जाता। मतलब? जो भी काम होना है वो मिनिएचर बुक में लिखित रूप में दर्ज होता है। हाँ, मतलब कोई मौखिक बहस नहीं। अगर मॉडरेटर को कुछ निर्देश देना है तो वो किताब में लिखा जाएगा और बाकी बच्चों से फॉलो करेंगे। एकदम सही। ये तो जवाबदेही का, अकाउंटेबिलिटी का एक बेहद उच्च स्तर है। बिल्कुल। जब 10 से 14 साल के बच्चों के हाथों में स्पष्ट लिखित प्रोटोकॉल वाली एक व्यवस्था सौंप दी जाती है तो वे जिम्मेदारी का एहसास करते हैं। सही कहा। मौखिक निर्देशों से भ्रम और बहस पैदा होती है, लेकिन लिखित मिनिएचर बुक एक ऐसा कानून बन जाती है जो बिना किसी टीचर की डांट डपट के पूरे क्लासरूम को एक लय में बांधे रखती है। 7 समूह और एक कोर टीम। लेकिन असली सवाल ये है कि डेस्क पर बैठे ये 7 बच्चे जो हर समूह का हिस्सा हैं, वो पूरे दिन कर क्या रहे हैं? यही तो सबसे मजेदार हिस्सा है। स्रोत में ज्ञान ट्रांसफर के 7 आयाम का जिक्र है। ये मुझे किसी कंप्यूटर के मल्टी कोर प्रोसेसर जैसा लगता है। अरे वाह, बहुत अच्छी एनालॉजी है। हाँ, जहाँ एक मुख्य चिप के अंदर अलग-अलग कोर होते हैं और हर कोर किसी खास तरह के डेटा को प्रोसेस करता है। यहाँ हर छात्र एक कोर की तरह दिमाग के अलग-अलग कॉर्टेक्स को सक्रिय कर रहा है। ये मल्टी कोर प्रोसेसर वाला नजरिया इस मॉडल को समझने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका है। अच्छा। जैसे कंप्यूटर में हर टास्क के लिए अलग प्रोसेसर कोर होता है, वैसे ही इन 7 छोटे शिक्षकों की अपनी एक न्यूरो विशिष्ट भूमिका है। 7 के नाम स्रोत में दिए गए हैं, जैसे सिस्टम मॉड्यूलेटर, क्लास ऑपरेटर और 5 विषय प्रमुख। जी हेड, जिसे M31 कोड दिया गया है। ठीक है, M31। इसका मुख्य काम एक ब्लॉक सॉल्वर के रूप में कार्य करना है।
हाँ, और मैंने पढ़ा था कि ये दिमाग के प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को सक्रिय करता है। बिल्कुल। अगर मैं न्यूरोलॉजी को सही समझ रहा हूँ तो ये इसलिए जरूरी है क्योंकि इंसान का दिमाग एक साथ बहुत सारी जानकारी को प्रोसेस नहीं कर सकता। एकदम सही। अगर किसी के सामने 50 पन्नों का चैप्टर रख दिया जाए तो कॉग्निटिव ओवरलोड हो जाता है। आपका विश्लेषण बहुत सटीक है। हमारी वर्किंग मेमोरी एक बार में केवल 3 से 4 नई चीजें ही पकड़ सकती है। इसलिए बायोलॉजी हेड का काम पूरे ज्ञान को चंक्स या छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना है। ये भूमिका यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी जानकारी एक बड़े पत्थर की तरह दिमाग पर न गिरे, बल्कि उसे छोटे छोटे कंकड़ों में बदलकर प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स तक पहुंचाया जाए। हाँ, जब जानकारी चंक्स में आती है तो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स उसे बिना थके प्रोसेस कर लेता है और फैसले लेने की क्षमता तेज बनी रहती है। इसके बाद आता है केमिस्ट्री हेड या M41। इसका हथियार है हिपोकैम्पस। हाँ, हिपोकैम्पस। स्रोत में इसे एक सर्च इंजन की तरह बताया गया है जो विषयों के पाथवेज तलाशता है। लेकिन हिपोकैम्पस तो याददाश्त से जुड़ा होता है ना, ये सर्च इंजन कैसे बन गया? देखो, हिपोकैम्पस केवल एक हार्ड ड्राइव नहीं है जहां यादें स्टोर होती हैं। अच्छा। ये एक बायोलॉजिकल GPS सिस्टम भी है। इसका काम है स्पेशल नेविगेशन, यानी दिशाओं और रास्तों को याद रखना। केमिस्ट्री हेड इस खूबी का इस्तेमाल जानकारी के बीच रास्ते बनाने में करता है। रास्ते बनाना। हाँ, जब किसी जटिल विषय को पढ़ा जाता है तो ये भूमिका ये तय करती है कि एक कॉन्सेप्ट से दूसरे कॉन्सेप्ट तक जाने का सही न्यूरल रास्ता क्या होगा। मतलब जैसे गूगल सर्च में हम सही कीवर्ड डालकर मंजिल तक पहुंचते हैं। बिल्कुल। वैसे ही केमिस्ट्री हिपोकैम्पस के जरिए विषय की गहराई में उतरने का पाथवे डिजाइन करता है। ये सच में दिमाग के आर्किटेक्चर का बेहतरीन इस्तेमाल है ना? लेकिन जो चीज मुझे सबसे रहस्यमयी और दिलचस्प लगी वो है 7वां आयाम, फिजिक्स हेड या M71। इसे स्रोत में डार्क नॉलेज कहा गया है। हाँ, डार्क नॉलेज। यह नाम सुनकर किसी साइंस फिक्शन फिल्म के विलेन की याद आती है। ये डार्क नॉलेज क्या है? डार्क नॉलेज का मतलब यहाँ कोई नकारात्मक या रहस्यमयी विद्या नहीं है। डार्क से तात्पर्य है अज्ञात या अस्पष्ट। अच्छा, जो अननोन है। हाँ, यह ज्ञान का वह स्तर है जहाँ कोई एक सही जवाब नहीं होता। यह सबसे उन्नत स्तर है। स्रोत स्पष्ट रूप से बताता है कि यह भूमिका दिमाग के दाएं हिस्से के प्रिक्यूनियस और पोस्टीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स को जगाती है। लेक इसे मानव मस्तिष्क का जीनियस एरिया कहता है। तो अगर बायोलॉजी हेड रैम की तरह डेटा को चंक्स में तोड़ रहा है तो क्या ये फिजिक्स हेड एक हाई पावर GPU की तरह उन सवालों को रेंडर कर रहा है जो बहुत कॉम्प्लेक्स और ओपन एंडेड हैं? एकदम सही एनालॉजी। जब बात तथ्यों को याद रखने से आगे बढ़कर अनसुलझी समस्याओं में पैटर्न ढूंढने की आती है तब प्रिक्यूनियस सक्रिय होता है। ये वो हिस्सा है जो रचनात्मकता, कल्पनाशीलता और गहरी इंसाइट के लिए जिम्मेदार है। जब एक छात्र फिजिक्स हेड की भूमिका निभाता है तो वो केवल दी गई जानकारी को प्रोसेस नहीं कर रहा होता, बल्कि वो उन वेरिएबल्स के साथ खेल रहा होता है जो अभी तक खोजे नहीं गए हैं। बिल्कुल। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ रोल प्ले नहीं है। जब ये 7 बच्चे अलग अलग दिन अलग अलग भूमिकाएं निभाते हैं तो वो सचमुच अपने दिमाग के अलग अलग कॉर्टेक्स की कसरत कर रहे होते हैं। एकदम सही बात है। लेकिन इतना इंटेंस फोकस किसी साधारण शोर शराबे वाले कमरे में नहीं हो सकता, और यहीं पर स्रोत में एक बहुत ही अहम फ्रेमवर्क की एंट्री होती है, सोटेम फ्रेमवर्क। हाँ, सोटेम। स्पेस, ऑब्जेक्ट, टाइम, इंस्टेंस और मॉड्यूल। सोटेम इस पूरे टेक्सुला मॉडल का फिजिकल आर्किटेक्चर है। ये इस बात पे जोर देता है कि सीखने की जगह खुद सीखने की प्रक्रिया का एक सक्रिय हिस्सा होना चाहिए। अगर मैं इसे न्यूरोलॉजी के नजरिए से समझने की कोशिश करूं, मतलब हमारा दिमाग जानकारी को फिजिकल स्पेसेस के साथ मैप करता है। हाँ। इसे स्पेशल मेमोरी कहते हैं। बिल्कुल। मान लीजिए अगर कोई छात्र एक विशेष मिनिएचर डेस्क पर खिड़की की तरफ मुंह करके एक खास पोजीशन में बैठकर भूगोल का कोई जटिल कॉन्सेप्ट समझ रहा है। हाँ। तो अगली बार जब उसे वो जानकारी याद करनी होगी तो उसका दिमाग उस जगह की ज्योमेट्री, उस डेस्क के ऑब्जेक्ट्स और उस समय की रोशनी का इस्तेमाल उस कॉन्सेप्ट को वापस रिट्रीव करने के लिए करेगा। सही। क्या सोटेम फ्रेमवर्क इसी स्पेशल एनकोडिंग का इस्तेमाल कर रहा है? ये सोटेम का एकदम सटीक वैज्ञानिक विश्लेषण है। सोटेम का हर अक्षर इसी दिशा में काम करता है। अच्छा, थोड़ा डिटेल में बताइए। S यानी स्पेस तय करता है कि डेस्क की भौतिक संरचना कैसी हो जो छात्रों को एक सुरक्षित और केंद्रित जोन दे।
ओ यानी ऑब्जेक्ट बताता है कि उस डेस्क पर किताबें, पेंसिल या मिनिएचर बुक किस तरह रखे गए हैं। मतलब वो केवल रखी हुई चीजें नहीं है। नहीं, वे कॉग्निटिव ट्रिगर्स हैं। टी यानी टाइम और आई यानी इंस्टेंस ये तय करते हैं कि किसी खास मॉड्यूल, जो कि एम है, किस क्षण में और कितने समय के लिए प्रोसेस करना है। तो ये सब मिलकर एक ऐसा न्यूरो आर्किटेक्चरल जोन बनाते हैं जो छात्र के फोकस को कई गुना बढ़ा देता है। बिल्कुल, और इसी जबरदस्त फोकस को बनाए रखने के लिए इस मॉडल में एक बहुत ही स्पष्ट नियम है, जिसे स्रोत में 1 डे 1 बुक कहा गया है। 1 डे 1 बुक। आज के दौर में जब हर तरफ इंफॉर्मेशन ओवरलोड है, स्कूलों में हर 40 मिनट में घंटी बजती है, विषय बदल जाता है, दिमाग अभी गणित से बाहर निकलने के इतिहास सामने आ जाता है। हाँ, ये बहुत आम है। ये लगातार कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग दिमाग को बुरी तरह थका देती है। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हमारे दिमाग की कार्य क्षमता के लिए सबसे हानिकारक चीजों में से एक है। सही कहा। हर बार जब विषय बदलता है तो दिमाग को पिछले विषय के न्यूरल नेटवर्क को बंद करके नए नेटवर्क को चालू करने में भारी ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। 1 डे 1 बुक इस थकान को जड़ से खत्म कर देता है। जब एक छात्र पूरा दिन अपने समूह के साथ सिर्फ एक ही विषय के सभी 7 आयामों पर काम करता है, तो वह सतह पर तैरने के बजाय विषय की गहराई में उतर जाता है। वो केवल तथ्यों को छूकर नहीं निकलता, वो उस विषय का मास्टर बन जाता है। और इसी महारत, इसी डीप वर्क का अंतिम परिणाम होता है वह चीज जिसे स्रोत हैप्पीनेस क्लासरूम कहता है। हैप्पीनेस क्लासरूम। हाँ, अक्सर लोग सोचते हैं कि हैप्पीनेस क्लासरूम का मतलब है जहां बच्चे सिर्फ खेल रहे हों या हंस रहे हों। हाँ, जनरल धारणा तो यही है। लेकिन न्यूरोलॉजिकली असली खुशी या शांति तब आती है जब कॉग्निटिव स्ट्रेस और लेक्चर सुनने की थकान पूरी तरह खत्म हो जाती है। जब बच्चे स्वायत्त होते हैं, टीम के साथ जटिल समस्याओं को खुद हल कर रहे होते हैं, तो उनके अंदर से तनाव गायब हो जाता है। मतलब बोरियत और जानकारी के बोझ से आजादी ही असली हैप्पीनेस है। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? इतने सारे वैज्ञानिक शब्दों, ब्रेन पेज, सॉटिम और मिनिएचर स्कूल्स के इस पूरे ताने माने से हमने क्या सीखा? अगर हम इसको बड़े पैमाने पे देखें तो निचोड़ ये है कि हमें शिक्षा को मापने का पैमाना बदलना होगा। अच्छा। अब तक हम ये नापते आए हैं कि टीचर ने कितने अच्छे से पढ़ाया या कितना सिलेबस कवर हुआ, लेकिन शिव नारायण का ये शोध साबित करता है कि ये पैमाना पूरी तरह गलत है। असली पैमाना ये होना चाहिए कि छात्र ने मोटर कॉग्निटिव इंटीग्रेशन के जरिए उस ज्ञान को अपने दिमाग का फिजिकल हिस्सा कैसे बनाया। बिल्कुल, जो ज्ञान हाथों की हरकत से होकर, साथियों के साथ चर्चा से गुजरकर हमारे बेसल गैंग्लिया और हिपोकैम्पस में अपनी जगह बनाता है, वही असली ज्ञान है। एकदम सही। सिर्फ कानों से सुना गया ज्ञान तो बहुत जल्दी वाष्प बनकर उड़ जाता है। इससे एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है कि भविष्य के स्कूल जानकारी देने के केंद्र नहीं होंगे, बल्कि ऐसे न्यूरो आर्किटेक्चरल स्पेस होंगे जहां बच्चे अपने खुद के सीखने के सिस्टम को चलाएंगे। और इसी बात पर इस गहरे अध्ययन को खत्म करने से पहले जरा एक सोचने वाली बात है। हाँ, बताइए। हम इस मॉडल को सिर्फ 10 से 14 साल के बच्चों के चश्मे से देख रहे हैं, लेकिन अगर छोटे बच्चे बिना किसी लेक्चर के अपना खुद का लर्निंग ऑपरेटिंग सिस्टम चला सकते हैं, अगर वे सॉटिम फ्रेमवर्क और डार्क नॉलेज के जरिए जटिल समस्याओं को हल करके एक हैप्पीनेस क्लासरूम बना सकते हैं, तो क्या वयस्कों की दुनिया पूरी तरह से आउटडेटेड नहीं हो चुकी है? ये बहुत ही प्रोवोकेटिव विचार है। क्या हमारे कॉर्पोरेट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, दफ्तरों की उबाऊ मीटिंग्स या यूनिवर्सिटी के एक तरफा लंबे लेक्चर पूरी तरह से अप्रासंगिक नहीं है? सोचने वाली बात है। क्या हमें अपनी पूरी जिंदगी अपने दफ्तरों और अपनी कंपनियों को ही मिनिएचर स्कूल्स में नहीं बदल देना चाहिए, जहां हर कोई एक दूसरे का छोटा शिक्षक हो और हर काम एक ब्रेन पेज बनाने जैसा हो? बिल्कुल। इस विचार पर खुद और गहराई से सोचिए। शिवनारायण के इस टेक्सला मॉडल और लर्नोग्राफी के विज्ञान ने सीखने की जो नई खिड़की खोली है, शायद वही भविष्य का असली रास्ता है। बिल्कुल। आज के इस गहरे अध्ययन में बस इतना ही। सीखते रहिए और अपने दिमाग के आर्किटेक्चर को नए आकार देते रहिए।